हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी पर आधारित हैं, एनसीईआरटी बुक्स पर ही हैं। और आपके एचटेट, पीजीटी या टीजीटी, पीआरटी कोई सा भी आपका एग्ज़ाम है, उन सभी में जहाँ पर भी हिस्ट्री आती है आपको काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। यह संरचना धार्मिक अनुष्ठानिक स्थान के लिए उपयोग की जाती थी। इसकी फर्श बिटुमेन यानी कि कोल तार से बनी थी ताकि पानी का रिसाव न हो सके, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। तो क्या कहाँ मिला था विशाल स्नानागार? हमें मिला था ये मोहनजोदड़ो में। और जो ये इसकी जो फर्श थी वो किससे? बिटुमेन से बनी थी। नेक्स्ट है जो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी और यह सवित्री यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। किसने कहा था? हेनसांग ने, जो कि चीनी यात्री था। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और प्रयाग में हर 5 साल में महामोक्ष परिषद आयोजित करता था। तो हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया था और प्रयाग में हर 5 साल में क्या करता था? महामोक्ष परिषद आयोजित करता था। नेक्स्ट है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 261 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध के नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और उसने भेरी घोष की जगह धम घोष की नीति अपनाई थी। पहले कौन सी नीति थी उसके पास? भेरी घोष। फिर क्या किया उसने? धम घोष की नीति को अपना लिया था। कौन से युद्ध के बाद? नरसंहार ने ये जो ईसो पूर्व हुआ था 261 पूर्व हुए युद्ध में, ठीक है, कलिंग युद्ध में। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा शून्य और दशमलव। क्या रहेगा? शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल में शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा था। सॉरी, थोड़ी सा गला खराब है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान विज्ञान और कला में अभूतपूर्व उन्नति हुई। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ जो थे वो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो श्रवणबेलागोला जो कि कर्नाटक में है, उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली थी और श्लेखना पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्यागना से शरीर छोड़ा था। तो उपवास द्वारा प्राण त्यागना कौन सी पद्धति होती है? श्लेखना पद्धति, ठीक है। किससे शिक्षा ली? मुनि भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलागोला में अपने अंतिम दिन बिताए थे। प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रूट पर किस भारतीय शासक का अधिकार था? तो वो थे कनिष्क, कुषाण वंश के। कनिष्क ने मध्य एशिया से गुजरने वाले इस मार्ग पर निरंतर भारी कर वसूला था और जिससे कुषाण साम्राज्य अत्यधिक समृद्ध
हो गया था। नेक्स्ट है हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल पाल वंश के थे, उन्होंने की थी। यह बिहार के भागलपुर में स्थित था और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख भी केंद्र हुआ करता था। इसे बाद में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। पाल वंश के जो धर्मपाल जी थे उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो यह तमिल में लिखा गया है। दक्षिण भारत के पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुए थे, जिनमें तोलकाप्पियम जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जूनागढ़ अभिलेख गिरनार किस शासक से संबंधित है? तो वह है रुद्रदामन प्रथम शक शासक से। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला बड़ा अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का वर्णन मिलता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक हुए। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट जो हमारे गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महाभिनिषण कर्मण। तो ये क्या है? 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज के लिए घर छोड़ने की इस घटना का प्रतीक क्या था? घोड़ा है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित था और यह पहली नगरीय सभ्यता थी जो अपनी ग्रिड प्रणाली यानी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी के लिए प्रसिद्ध भी था। ग्रिड प्रणाली के लिए मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद के रूप में। ठीक है। उसने उल्लेख किया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जो कि एक विवादित तथ्य है, क्योंकि दास प्रथा कहीं पे तो मिलती थी और उन्होंने कहा कि नहीं थी। तो इस पर क्या है? विवाद हो चुके हैं। चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता हुई। उत्तर मेरूर अभिलेख से पता चलता है कि चोल काल में ग्राम सभाएं अत्यंत शक्तिशाली और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती थी। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त थे। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में आने और चाणक्य की कूटनीति का विस्तृत वर्णन देता है। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र शहर कौन सा है जहां दुर्ग नहीं था? तो चहुंदड़ो है, जहाँ पे कोई दुर्ग नहीं मिला। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना लिपस्टिक के साक्ष्य से मिले हैं, जिसे पता चलता कि यह एक औद्योगिक केंद्र था। किस उपनिषद में अतिथि देवो भव का उल्लेख है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद है, जिसमें हमें अतिथि देवो भव का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं और दार्शनिक ज्ञान पर केंद्रित हैं। एरन अभिलेख है क्यों महत्वपूर्ण है? तो सती प्रथा के प्रथम लिखित साक्ष्य के लिए यह क्या है? एरन अभिलेख महत्वपूर्ण है। यह गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का है, जिसमें उसके मित्र गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और इस टाइप से पीडीएफ से पढ़ना और भी अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बता दें। मैं इस टाइप की पीडीएफ तैयार करूंगी और आपको ज़रूर से ज़रूर ऐसे ही क्लास मिलती रहेंगी।
लेकिन जब तक आप कमेंट करके नहीं बताते हैं मुझे पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ें मुझे करानी है, वरना मैं तो जो खुद पढ़ती हूँ वो आप लोगों को करा देती हूँ, वैसे वीडियो डाल देती हूँ। अगर आपको पूरी कुछ एक सीक्वेंस में अगर कुछ करना है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।